नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर और आप देख रहे हैं हाई अलर्ट। आज बात करेंगे निरंजनी अखाड़े के महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले की, जिसकी जांच में जुटी सीबीआई अब मठ के वकील से सवाल जवाब कर रही है और सीबीआई को वकील ऋषि द्विवेदी ने कई अहम क्लू भी दिए हैं। बताएंगे कहां थाने के अंदर से तस्करों को गांजा सप्लाई किया जाता था। साथ ही बात होगी उस 3 तलाक की जिसके खिलाफ कानून तो बन गया, लेकिन हलाला के नाम पर रेप जैसी वारदातें बंद नहीं हुई। बात करेंगे अंधविश्वास के नाम पर धर्मांतरण की साजिशों की भी। अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत की गुत्थी उनकी मौत के 1 महीने बाद भी नहीं सुलझ पाई है। इसीलिए अब मामले की जांच कर रही सीबीआई ने जांच की सुई मठ की संपत्ति और वसीयत की तरफ मोड़ दी है और इस मामले में अब मठ का सचिव सीबीआई के शक के घेरे में है। देखिए तीसरी वसीयत का तिलिस्म डिकोड, महंत की काली स्याही का लाल राज। क्या है बागंबरी मठ की वसीयतों का सच? क्यों नरेंद्र गिरी ने बार बार बदली वसीयतें? किन किन लोगों को अब तक बनाया वारिस? ये वो सवाल है जिनका जवाब अब तक आना बाकी है, क्योंकि माना जा रहा है कि दिवंगत महंत नरेंद्र गिरी के बार बार वसीयत बदलने और उनकी मौत के बीच गहरा रिश्ता है। इसलिए जहां आज प्रयागराज में अखाड़ा परिषद का नया अध्यक्ष चुनने के लिए संतों का समागम हुआ, देश भर के अखाड़ों का जमघट लगा, साधु संतों के एक मत से अखाड़ा परिषद का नया अध्यक्ष निरंजनी अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी को बनाया गया, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत का सच सामने लाने के लिए सीबीआई निरंजनी अखाड़े के वकील ऋषि शंकर द्विवेदी के घर पहुंची। महंत नरेंद्र गिरी ने 3 बार बदली थी वसीयत, 11 सालों में 3 अलग अलग लोगों को बनाया वारिस। पहली और तीसरी वसीयत में बलबीर गिरी थे वारिस। 2011 में दूसरी वसीयत में आनंद गिरी को बनाया था वारिस। महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर वसीयत को लेकर उठे हैं सवाल। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत मामले में सीबीआई की जांच अभी तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। आरोपियों के पॉलीग्राफिक टेस्ट यानी लाई डिटेक्टर टेस्ट से इनकार के बाद सीबीआई की परेशानी बढ़ गई है। सीबीआई अब इस मामले में प्रॉपर्टी विवाद के एंगल से जांच करने में जुटी है। सीबीआई पिछले 3 दिन से महंत नरेंद्र गिरी के वकील ऋषि शंकर द्विवेदी से पूछताछ कर रही है। ऋषि शंकर द्विवेदी नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत मामले वाले दिन श्री मठ बागंबरी जाते हुए एक दुर्घटना में घायल हो गए थे, जिसके बाद वो अपने घर में ही बेड पर है। सीबीआई की एक टीम उनकी आवास पर जाकर उनसे पिछले 3 दिनों से पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने ऋषि शंकर द्विवेदी से कई अहम सवाल पूछे। सीबीआई ने वकील ऋषि शंकर से वसीयत को लेकर पूछताछ की। सीबीआई ने पूछा, आखिर महंत नरेंद्र गिरी ने अपनी वसीयत क्यों तोड़ी? 4 जून 2020 को कराई गई तीसरी वसीयत में बलबीर गिरी को उत्तराधिकारी बनाते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा था? इसके साथ ही मठ की प्रॉपर्टी को लेकर भी कई सवाल सीबीआई ने पूछे। महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट को लेकर भी उनके वकील से सीबीआई ने पूछताछ की। सीबीआई ने वकील से पूछा कि तमाम कागजात पर महंत नरेंद्र गिरी के दस्तखत आप लेते रहे होंगे, ऐसे में के सुसाइड नोट में उनकी ही हैंडराइटिंग है। इस पर उनके वकील ने सीबीआई को बताया कि महंत नरेंद्र गिरी 3 से 4 मिनट में हस्ताक्षर कर पाते थे। ऐसे में जिस तरह 8 पेज का सुसाइड नोट लिखा गया, ऐसे में सुसाइड नोट शक के घेरे में फंसता नजर आ रहा है। सीबीआई ने महंत नरेंद्र गिरी के वकील ऋषि शंकर द्विवेदी के पास से कुछ दस्तावेजों को अपने कब्जे में लिया है, जिसमें महंत नरेंद्र गिरी ने 1 या 2 लाइनें या तो लिखी हैं या फिर हस्ताक्षर किए हैं। सीबीआई एक बार फिर से फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट से इन दस्तावेजों का मिलान करेगी। महंत नरेंद्र गिरी के वकील ऋषि शंकर द्विवेदी पिछले 17 साल से महंत नरेंद्र गिरी से जुड़े हुए थे। उनका दावा है कि तमाम विषयों पर बातचीत के लिए महंत नरेंद्र गिरी खुद उनके चैम्बर आते थे और उनसे बातचीत करते थे। ऋषि शंकर द्विवेदी के मुताबिक सीबीआई अभी उनसे और भी पूछताछ करेगी, क्योंकि सड़क हादसे में दुर्घटना की वजह से उनका पैर फ्रैक्चर है। इसलिए सीबीआई उनके घर में ही उनसे पूछताछ कर रही है। इस मामले में सीबीआई ने ऋषि शंकर द्विवेदी के पिता और जिला कचहरी के सीनियर वकील पंडित महादेव प्रसाद द्विवेदी से भी पूछताछ की कि महादेव प्रसाद द्विवेदी भी सन 1980 से महंत नरेंद्र गिरी से जुड़े थे। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के बाद पंडित महादेव प्रसाद द्विवेदी ने उनकी तमाम संपत्तियों के बारे में जानकारी दी थी। महंत नरेंद्र गिरी के वकील ऋषि शंकर द्विवेदी पिछले 17 साल से महंत नरेंद्र गिरी से जुड़े थे।
उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी कि मठ और मंदिर के पास 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। देश में 3 तलाक के खिलाफ कानून बन चुका है, सख्त सजा का प्रावधान दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके धर्म के ठेकेदार 3 तलाक की दुकान चला रहे हैं और हलाला के नाम पर गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसा ही काम मेरठ की एक 3 तलाक पीड़िता के साथ हुआ है। देखिए मेरठ की मौलाना का अधर्म कांटा। हलाला के नाम पर हैवानियत के आरोप। तीन तलाक की आड़ में पीड़िता से गैंगरेप। जहां एक तरफ देश में 3 तलाक ही अपराध बन चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ मेरठ जिले में 3 तलाक पीड़िता से हलाला के नाम पर गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात का मामला सामने आया। आरोप है कि पीड़ित महिला से एक मौलाना के इशारे पर 2 लोगों ने वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मेरठ के लिसाड़ी गेट पुलिस को एक महिला ने पिछले दिनों सूचना दी थी कि उसके साथ होटल के कमरे में हलाला के नाम पर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। महिला ने आरोप लगाया कि उसके साथ हुई हलाला के नाम पर गैंगरेप की वारदात सरफराज नाम के मौलाना के इशारे पर हुई है। 6 महीने पहले पति ने गुस्से में महिला को 3 तलाक दे दिया। बाद में पति ने गलती मानते हुए निकाह की बात कही। सरफराज नाम के मौलाना ने पहले हलाला की बात रखी। तोगट इलाके की रियासत से हलाला कराने की बात कही गई। रविवार को रियासत के साथ निकाह पढ़ाने के नाम पर महिला को बुलाया गया। महिला ने आरोप लगाया निकाह के बहाने बुलाया गया और दोनों को टीपी नगर इलाके के होटल में भेज दिया गया। आरोप है कि रियासत ने यहीं पर अपने गांव के साथी उमेद के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। महिला ने मामले की जानकारी अपने रिश्तेदार भाई को दी, जिसके बाद मामला पुलिस तक जा पहुंचा। पुलिस ने महिला की शिकायत पर दोनों आरोपी रियासत और उमेद को गिरफ्तार कर लिया और मामले में शामिल बाकी लोगों के बारे में छानबीन कर रही है। देखिए, थाना टीपी नगर में एक महिला के द्वारा, पीड़िता के द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि उसके साथ छल से जो है 2 लोगों ने, कुछ लोगों ने जो है बलात्संग किया है। पुलिस ने तुरंत ही गंभीरता समझते हुए इसमें अभियोग पंजीकृत किया और इसमें 2 लोग अरेस्ट किए गए। साक्ष्य के आधार पर इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। अभी महिला का धारा 164 का बयान वगैरह कराया जाएगा और साक्ष्य संकलित किया जाएगा। साक्ष्य संकलन के आधार पर इसमें जो अन्य लोग भी इसमें जो शामिल बताए गए हैं, उनके नाम प्रकाश में लाते हुए कार्रवाई करेंगे। 3 तलाक रोकने के लिए भले ही देश में कानून बन चुका हो, लेकिन 3 तलाक के मामले सामने आते रहे हैं। ऐसे में हलाला के नाम पर गैंगरेप के आरोप से साफ हो जाता है कि कुछ लोग धर्म के नाम पर न केवल महिलाओं की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, बल्कि कानून की भी अनदेखी की जा रही है। एबीपी गंगा के लिए मेरठ से सुधीर चौहान की रिपोर्ट। वो खुद को कानून का रखवाला बताता था। उसका काम था गांजा तस्करों पर नकेल कसना और निगरानी करना, लेकिन उसकी नजर रहती थी मालखाने में जब्त किए गए गांजे पर, जिसे वो दोबारा गांजा तस्करों तक पहुंचाता था। पुलिस वालों की इस गांजा तस्करी से जुड़ी ऑडियो ने हड़कंप मचा दिया है। देखिए वर्दी वाले स्मगलर की धुआंधार डील। तुम परसों कह रहे थे आज दे दो, सामान दो, तो मुझे दे दियो 2 किलो, फिर दोनों 3 किलो ले। फिर थाने से तस्करों को गांजा बेचने का खेल। वायरल ऑडियो से खुली पुलिस की पोल। बागपत जिले से एक ऐसा ऑडियो वायरल हुआ है जिसके बारे में आरोप है कि ऑडियो क्लिप जिले में तैनात एक सिपाही और जिले में गांजा तस्करी करने वाली महिला का है। आरोपों को आधार मानकर अगर ऑडियो क्लिप की बातों पर गौर करें तो महिला गांजा तस्कर और सिपाही गांजे की डील करते सुनाई दे रहे हैं। तुम परसों कह रहे थे आज दे दो, सामान दो, तो अरे तू ले कहाँ रही है? मैं तुमसे 15-20 दिन से कह रही हूँ, मुझ में है नहीं, तुम दे दो, तुम दे नहीं रहे मुझे। दे दो आज। तुमने नूना गई थी पर कल नो हरे वाले पीर पाई हो। अरे वो तो सही है, लेकिन वहाँ जाऊँ ऐसा ना मेरी शुरुआत पहले। हाँ बताओ।
डोला में भी ये हो रहा, कौन कौन बेच रहे हैं। तेरा नाम भी परसों आया था यहाँ, अच्छा भोसले का कह रहा था कि डोला में वो बेच रही हर्षी। अच्छा। ये ऑडियो क्लिप का वो हिस्सा है जिसमें एक महिला किसी से डील करती सुनाई दे रही है। फोन पर वो किसी से कुछ मांग रही है और वो शख्स उस सामान को लेकर महिला से बात कर रहा है। दावा है कि ऑडियो क्लिप महिला गांजा तस्कर और जिले के एक हेड कांस्टेबल के बीच बातचीत का है। आरोप है कि महिला तस्कर सिपाही से गांजे की मांग कर रही है, तो वही सिपाही उसे बता रहा है कि बागपत के जिस इलाके में वो गांजा बेचती है वहाँ सख्त निगरानी हो रही है। ऐसे में वो गांजा लेने के बाद कैसे बचेगी। इस ऑडियो क्लिप की पुष्टि एबीपी गंगा नहीं करता, लेकिन दावों के मुताबिक इसके आगे की ऑडियो क्लिप में दर्ज बातचीत में दोनों के बीच गांजे की खरीद फरोख्त की डील पक्की हो जाती है, लेकिन शर्त ये रहती है कि गांजे की बिक्री डोला इलाके में नहीं की जाएगी। तो ना अब जो है तकड़ी चेकिंग चल रही है इस टाइम जो है। तो अगर तू बेचेगी तो कहाँ बेचे, कैसे बेचेगी ये बता। डोला वाले लेंगे, बागपत बेच लूंगी मैं वही तो कह रहा हूँ, डोला मत देना माल को। ठीक है, तो तुम मुझे दे दियो 2 किलो, फिर दोनों 3 किलो ले, फिर 3 दे दो। तो मुझे भी जरूरत है ना पैसे की। अच्छा, तुम्हें जरूरत है पैसे, क्या रेट दोगे? 7 को ना क्या करना। चलो 7 को ही, हाँ 7 को ही कहते। मैं तुमसे मगर एक मुझे 7 को दे रहा बस। तू किसी से ले, मतलब मामला ही बहुत लंबे टारगेट चल रहे हैं। तो चलो तुम्हें दे दियो मुझे 3 किलो। हाँ 3 किलो दे दूंगा, लेकिन इस तू डोला में नहीं बेचेगी, ये सर रहेगी, देख ले। ठीक है, मैं डोला में बेचने की। ये वायरल वीडियो बागपत के पुलिस अधिकारियों तक पहुंचा तो अधिकारियों ने इसकी जांच कराई, जिसमें सच्चाई सामने आ गई है। ऑडियो सिंघावली अहीर थाने के हेड कांस्टेबल और गोला इलाके की महिला गांजा तस्कर के बीच का ही निकला, जिसके बाद एसपी ने आरोपी हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है। साथ ही उसके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दे दिए हैं। आज 25 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर एक ऑडियो का वायरल होना प्रकाश में आया है। इस संबंध में अवगत कराना है कि 22 अक्टूबर को आंतरिक जांच में ये ऑडियो प्रकाश में आया था। 22 अक्टूबर को ही जांच के आधार पर संबंधित पुलिस कर्मचारी जो कि सिंघावली अहीर थाने पर तैनात था, उसको 22 अक्टूबर को निलंबित कर दिया गया था। उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रचलित है। इस पूरे प्रकरण में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तस्करों से बरामद गांजे को थाने के माल खाने में जमा किया जाता है। मुकदमा निरस्त होने के बाद उसका डिस्पोजल करना होता है। आरोपी हेड कांस्टेबल डिस्पोजल किए जाने वाले गांजे को वापस तस्करों को बेच देता था। मार्केट रेट से कम कीमत पर आरोपी सिपाही बेचता था गांजा। ऑडियो वायरल होने के बाद खुला गांजा तस्करी का केस। आरोपी सिपाही ने गांजा तस्करों से बरामद होने वाले गांजे को थाने के माल खाने से दोबारा उन्हीं तस्करों को बेचकर एक चेन बना रखी थी। थाने के अंदर से गांजा तस्करी के इस मामले में कई और लोग भी शामिल हो सकते हैं, जिन्हें बेनकाब करने के लिए मामले की तह तक जाना बेहद जरूरी है। एबीपी गंगा के लिए बागपत से राजीव पंडित की रिपोर्ट। गांव के बीच एक झोपड़ी में धार्मिक पाठशाला चल रही थी। वहां लोगों को धर्म से इलाज के तरीके बताए जा रहे थे। अंधविश्वास की आड़ में धर्मांतरण की साजिशों को अंजाम दिया जा रहा था कि तभी वहां पुलिस पहुंची और भंडाफोड़ कर दिया। ये आरोप लगाए हैं धर्मांतरण वाली झोपड़ी का खुलासा करने वाले विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने। पीड़ितों का इलाज या अंधविश्वास, क्या है धार्मिक पाठशाला का सच? मऊ जिले के सरायल खंसी इलाके में एक गांव के अंदर चल रही धार्मिक प्रार्थना सभा को लेकर हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे कुछ हिंदूवादी संगठनों ने वहां पर लोगों को सामूहिक धर्मांतरण कराए जाने के आरोप लगाकर हंगामा किया, जिसके बाद झोपड़ीनुमा घर के अंदर चल रहे धार्मिक क्रिया को रोक दिया गया और लोग बाहर आकर हंगामा करने लगे। धार्मिक प्रार्थना सभा में शामिल लोगों ने तरह तरह के तर्क देने शुरू कर दिए। जिस दिन मैं 2 साल खटिया पर थी, उस दिन कोई शायद बनारस को कोई भी मुझे खड़ा नहीं किया। जीवन अस्पताल में कभी डॉक्टर मुझे चापने लगा। प्रार्थना सभा के बहाने
धर्मांतरण की साजिश। इलाज के नाम पर धार्मिक प्रचार प्रसार। ये महिला भी उसी धार्मिक प्रार्थना सभा में शामिल थी। इसके जैसी करीब 1 दर्जन से ज्यादा महिलाओं को एक घर में बुलाया गया था और आरोप है यहाँ पर ईसाई धर्म से जुड़े लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। मामले का खुलासा तब हुआ जब धार्मिक सभा की जानकारी मिलने पर विश्व हिंदू परिषद से जुड़े कुछ लोग मौके पर पहुंच गए। आरोप है कि झोपड़ी के अंदर से बड़ी तादाद में लोग ईसाई धर्म से जुड़ी प्रार्थना सभा में मौजूद थे, जिनमें से ज्यादातर हिंदू परिवार की महिलाएं और पुरुष शामिल हैं। जब विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने सभा रोकने की बात कही तो प्रार्थना सभा करने वालों ने हंगामा शुरू कर दिया। विश्व हिंदू परिषद के लोगों का आरोप है कि गांव के गरीब लोगों को लालच देकर इस तरह की प्रार्थना सभाओं में बुलाया जाता है और फिर उन पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला जाता है। यहाँ पे धर्मांतरण काम बहुत दिनों से चल रहा है। सब ये देखिए, प्रलोभन दे करके लोगों को मूर्ख बना करके चंगाई करा करके धर्मांतरण का काम लगभग कई महीनों से चल रहा था। हमारे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता कर रहे थे। हम लोगों ने पुलिस को सूचना दिया और पुलिस आई है और उनके देख रेख में, उनके निरीक्षण में ये कार्य प्रतिबंधित किया गया है। कई महीनों से